हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए, जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा था कि बिलियन चैप्टर के दो भाग थे। एक था बिलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करना और दूसरा था बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। तो हम लोग एक पोर्शन आपका कंप्लीट कर चुके हैं बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाला। उसके साथ साथ हमने हेनरी का नियम पढ़ लिया है और राउल्ट का नियम पढ़ लिया है। आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वह बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म की बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कब होते हैं, कब यह डिसाइड होता है कि बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म की बात चल रही होगी। तो जब आपके पास द्रव ब्लैक के रूप में हो, यह द्रव है आपका और यह किसके रूप में यहाँ पर उपस्थित है, ब्लैक के रूप में, और इसके अंदर कोई विलेय जो कि ठोस हो, जो कि किस भौतिक अवस्था में होना चाहिए, ठोस, और अबाष्पशील हो और विद्युत अनपगट्य हो। ठीक है, इसमें मिलाया जाता है। तो बिलियन के भौतिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। बिलियन के भौतिक गुणधर्म क्या होने लगते हैं, परिवर्तित। और बिलियन के जो भौतिक गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं उन्हीं को हम लोग कह रहे हैं बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर बिलियन के भौतिक गुणधर्म की बात होगी, और ये बिलियन के भौतिक गुणधर्म जो हैं यह अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इनको बोला गया है, इसको हेडिंग को नाम दिया गया है बिलियन के अणुसंख्य, मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर गुणधर्म। ठीक है, तो अब अणुओं की संख्या, अणुओं तो दो प्रकार के अणु होंगे, या तो विलेय के अणु होंगे या फिर क्या होंगे, विलायक के। तो यहाँ पर जो मेन हीरो है वह क्या बेटा, विलेय, कि कितना विलेय मिलाया गया है। ठीक है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अणु भी ना बोलकर क्या बोलना पसंद करेंगे, विलेय के कण। और इस चीज़ को मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर अणु ना बोलकर हमने कण क्यों बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारी डेफिनेशन बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म की। देखिए, बिलियनों के वे भौतिक गुणधर्म, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे भौतिक गुण चेंज होने लगेंगे। जैसे क्वथनांक हमारा वेरी कर जाएगा बिलियन का, ठीक है, और हमारा हिमांक वेरी कर सकता है, बाष्प दाब वेरी कर सकता है, ये चीज़ें। तो बिलियनों के वे भौतिक गुणधर्म जो कि बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित, बिलियन का आयतन जो रखना है वो क्या रखना है, हमें निश्चित रखना है। बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या। तो यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट है वह यह है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक, तो आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई कि भाई क्या है, बिलियन के वे भौतिक गुणधर्म जो कि बिलियन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म हैं कितने, ये हमको यहाँ पर बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे वह है परासरण दाब। ठीक, ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, दूसरा है ऑस्मोटिक प्रेशर है ये। दूसरा बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए, अवनमन का मतलब होता है बेटा कमी। तो आपेक्षिक अवनमन, या फिर यहाँ पे आप लोग इससे क्या समझ सकते हो, कमी समझ सकते हो, आपेक्षिक कमी। ठीक है, यहाँ पे अवनमन शब्द लिया जाता है, पर अवनमन का अर्थ क्या होता है, कमी। तीसरा क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का अर्थ यहाँ पर है वृद्धि। इसका मतलब क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक, और फोर्थ है आपका हिमांक का अवनमन। इसका मतलब हिमांक में क्या है, कमी हो जाती है। ठीक, अवनमन का मतलब क्या है, कमी। तो यह आपको नहीं लिख के आना है वहाँ पर, आगे आपको केवल और केवल यही लिख के आने, परासरण दाब, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। यहाँ पर अवनमन का मतलब है कमी और उन्नयन का मतलब है वृद्धि। ठीक, चलिए, तो यह आपके 4 अणुसंख्य गुणधर्म हैं जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बातचीत करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी कि बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या क्या हैं और किन के बारे में हमें बातचीत करनी है। ठीक है, देखिए, खाली परासरण अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, यह चीज़ समझने की है। परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है, परासरण नहीं है, केवल क्या है, पूरा परासरण दाब। ठीक है, केवल परासरण अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो आप उसे अणुसंख्य गुणधर्म नहीं कहेंगे। इसी प्रकार बाष्प दाब अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, तो
परासरण नहीं है और ना ही क्या है, वाष्प दाब। क्या है अणुसंख्य गुणधर्म? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, जो वाष्प दाब में कमी आ रही है विलयन के सापेक्ष, विलायक के सापेक्ष, वह आपका क्या अणुसंख्य गुणधर्म है। ऐसे ही क्वथनांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, क्वथनांक का जो उन्नयन है यह अणुसंख्य गुणधर्म है। जब विलय मिलाया जा रहा है तो उसके क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई। हिमांक का अवनमन अणुसंख्य गुणधर्म है, पर हिमांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अगर ये चारों टर्म कहीं वहाँ पे लिखी हुई हैं कि इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो आपको ऐसे कंफ्यूज करेगा वो। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दे देगा। तो आप क्या टिक कर क्या होगे, परासरण, यह अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इसी तरीके से वाष्प दाब अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, वाष्प दाब अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसी तरीके से क्वथनांक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, यह विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है। और ना ही हिमांक अणुसंख्य गुणधर्म है, यह भी किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? यह किसी द्रव के लिए, पर्टिकुलर के लिए परिभाषित है, ना कि किसके लिए, विलय के कणों की संख्या पर यह निर्भर कर रहे हैं। हाँ, पर जो अवनमन है या फिर उन्नयन है जो इनमें देखा जाएगा, यह क्या होगा, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए अब हम लोग बातचीत करते हैं सबसे पहले इसमें परासरण दाब की। ठीक है, तो परासरण दाब से पहले हमें परासरण सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? परासरण। और परासरण से पहले हमें सीखनी पड़ेगा अर्धपारगम्य झिल्ली। किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में। ठीक, देखिए झिल्ली क्या होगी? झिल्ली होती है मेम्ब्रेन, बहुत ही पतली लेयर होती हैं जिसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, झिल्ली कह देते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन। तो जो आपकी मेम्ब्रेन होती हैं उसमें अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 3 झिल्ली बना रहे हैं और उन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 झिल्लियाँ बनाई हैं, एक ये है, एक ये और एक ये। आप देख रहे हो कि तीनों में यहाँ पर जो गैप है वह मैंने अलग अलग दिखाया। यहाँ पर गैप कुछ इस साइज़ का है, यहाँ पर जो गैप है यह कुछ इस साइज़ का है, और यहाँ पर जो गैप है आपका वह उससे भी बड़ा है। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि विलय जो है उसके साइज़, विलय के कणों का साइज़ विलायक के कणों से कुछ ना कुछ बड़ा होता है। तो अगर यह साइज़ हमारा विलायक का है, विलायक, तो यह साइज़ हमारा किसका है, विलय का। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो यह जो झिल्ली है यह ना तो विलायक के कणों को पास होने देगी और ना ही किसको पास होने देगी, विलय के कणों को। ठीक है, तो इसका मतलब इस झिल्ली से होकर ना तो विलायक पास हो सकता है और ना ही विलय के कण पास हो सकते हैं। विलय और विलायक दोनों के कणों को ये क्या कर देगी, रोक देगी। इसीलिए हमने इसको पार नहीं दिखाया, इस झिल्ली से पहले ही रोक दिया है, और हम इसे कहेंगे अपारगम्य झिल्ली है। ये कैसी है, अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली, इसमें से कुछ भी पार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब इस झिल्ली में से आप लोग देख पा रहे हो कि विलायक के कण आसानी से पार हो जाएंगे, पर हाँ विलय के कणों को पास होने में यहाँ पर क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इसका मतलब यहाँ से होकर कौन से कण पार हो जाते हैं आसानी से, विलायक के कण। विलायक के कण तो यहाँ से होकर निकल जाएंगे, विलायक के कण या फिर विलायक के अणु, पर यह विलय के अणु को क्या कर देगा, रोक देगी, विलय के कण को रोक देगी। जब विलय के कण ही रुक गए और विलायक के कण यहाँ से पास हो गए तो हम लोग कहेंगे आधे अणुओं को ये पास होने दे रही है, और इसका नाम हो जाएगा अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली इंग्लिश में से कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो शॉर्ट में हम लोग इसे लिखा करेंगे SPM। क्या लिखा करेंगे, SPM। और
जो तीसरे नंबर पे हमने झिल्ली बनाई है, इसके छिद्रों का साइज इतना बड़ा है कि यहाँ से होकर विलेय के कण भी आसानी से पास होंगे और विलायक के कण भी आसानी से, इसका मतलब दोनों के कण यहाँ से पास हो जाएंगे, विलेय और विलायक। जब दोनों के कण आसानी से पास हो गए तो इस झिल्ली को जो हम लोग नाम देंगे वह नाम देंगे पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, परमेबल मेम्ब्रेन, इसका नाम होगा परमेबल मेम्ब्रेन इंग्लिश में। ठीक, तो आपकी झिल्ली 3 प्रकार की हो गई है, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली और पारगम्य झिल्ली। तो जो यहाँ पर हमारे काम किए सबसे अधिक वह है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके बारे में हमें यहाँ पर बातचीत करनी है। ठीक, यह केवल और केवल विलायक के कणों को पास होने देगी और यह विलेय के कणों को पास नहीं होने देती है, नहीं गुजरने देती है। ठीक, आइए अगर हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करें तो यह भी 2 प्रकार की होंगी, कुछ तो हमें नेचर में मिलती हैं और कुछ मनुष्य ने संश्लेषित किए बनाई हैं। तो इसका मतलब ये 2 प्रकार की हो जाएंगी, एक तो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली 2 प्रकार की होंगी, एक तो आपकी कृत्रिम हो जाएंगे जो हमने बनाई है, संश्लेषित किए, और दूसरा प्राकृतिक हो जाएंगी। तो प्राकृतिक रूप से झिल्ली कहाँ मिलती है, जैसे अंडा होता है तो अंडे के अंदर एक झिल्ली निकलती है, जब उसका कवर हम लोग उतार देते हैं ऊपर से और तो उसके अंदर एक झिल्ली निकलेगी और उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। वो कैसी है, प्राकृतिक। ठीक है, ऐसे ही किशमिश जो होती है, किशमिश के अंदर भी झिल्ली होती है, वह कैसी है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो पार्चमेंट झिल्ली जो होती हैं वह भी क्या होती हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। और कृत्रिम झिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो इसे मनुष्य बनाता है, लैब में बनाई जाती है, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट की झिल्ली बनाई जाती है, इसी तरीके से कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली बनाई जाती है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये कैसी है, कृत्रिम है। और कॉपर फेरोसाइनाइड तो Cu2FeCN का होल 6, कॉपर फेरोसाइनाइड, यह झिल्ली सबसे अच्छी झिल्ली मानी जाती है और ज़्यादातर हम लोग इसी झिल्ली का यूज़ करते हैं। तो आपको ये याद रखना, कॉपर फेरोसाइनाइड किस प्रकार की झिल्ली है, कृत्रिम झिल्ली, और जिसका लैब में अधिकांशतः यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया कि झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की, एक वो जो नेचर में पाई जा रही है और दूसरा जो मनुष्य ने बनाई है। ठीक है, तो अंडे की झिल्ली जो है वो कैसी है, प्राकृतिक है। आपकी किशमिश की झिल्ली कैसी है, प्राकृतिक है। उसके साथ साथ पार्चमेंट झिल्ली जो होती है वो भी कैसी हैं, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली हैं। तो ये सभी हमारी क्या हो गई, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब हम लोग बात करेंगे परासरण की। किसकी बात करेंगे, पहले परासरण, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब। पहले परासरण को समझते हैं कि परासरण क्या होता है। परासरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ठीक है, देखिए परासरण में ये हमने एक पात्र लिया और यहाँ बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी और इसके एक और तनु विलयन भर दिया है। यह तनु विलयन है और दूसरी तरफ सांद्र विलयन भरा गया। यह है आपका सांद्र विलयन है। ठीक, तो एक तरफ हमने क्या भरा है, तनु विलयन, और एक तरफ क्या भरा है, सांद्र विलयन। और ये बीच में जो लगा रखी है हमने, यह लगा रखी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। तो क्या होता है परासरण में, विलायक के कण स्वतः ही तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो जब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति होगी तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और किसके कण गति कर रहे हैं, विलायक के कण। किसके कण गति कर रहे हैं, विलायक के कण, क्योंकि आप लोग जानते हो कि यह विलेय के कणों को पार
नहीं होने देगी, अर्धपारगम में झिल्ली। और यही आपका क्या है, परासरण कहलाएगा। जैसे आप लोग क्या करते हैं, किशमिश लिया और उसको पानी में डाल दिया, तो रात भर में आप देखते हो कि किशमिश फूल कर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो किशमिश फूल क्यों गई, तो किशमिश के अंदर का जो द्रव था वो कैसा था, सांद्र, और जो जल लिया था हमने वो कैसा था, तनु। तो तनु से किधर की ओर गति हो रही थी, सांद्र की ओर, और किधर से होकर, अर्धपारगम में झिल्ली से होकर, अर्धपारगम में झिल्ली से होकर। अर्धपारगम में झिल्ली से होकर जब ये फिनोमिना हो रहा है, तब हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, परासरण कह रहे हैं। इसका मतलब इसकी जब डेफिनेशन लिखी जाएगी वह क्या लिखी जाएगी, विलायक के कणों का, विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली से होकर, अर्धपारगम में झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह, यहाँ पर हम लोग या फिर क्या लिख सकते हैं, नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो परासरण की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको हर शब्द पर जोर देना है। विलायक के कणों का प्रवाह हो रहा है, विलायक के कणों का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है बेटा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, ठीक है। किससे होकर हो रहा है, अर्धपारगम में झिल्ली से होकर। अगर अर्धपारगम में झिल्ली नहीं होगी तो परासरण नहीं कहलाएगा। और कैसा प्रवाह है ये, स्वतः, ऑटोमेटिक, और यह घटना, यह प्रक्रम क्या कहला रहा है, परासरण कहला है। तो आप देख रहे हो कि डेफिनेशन जो लिखी गई है बहुत ही एक्यूरेट लिखी गई है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हर शब्द अपने आप में एक क्या कीवर्ड है, अगर आप छोड़ोगे तो डेफिनेशन कोलैप्स कर जाएगी, ठीक। आइए, यहाँ पर किसी बुक में तनु विलयन न लेकर यहाँ पर उन्होंने शुद्ध विलायक ले रखा है। क्या ले रखा है, शुद्ध विलायक, तनु विलयन के स्थान पर शुद्ध विलायक ले रखा है। अगर हम लोग यहाँ शुद्ध विलायक ले रहे हैं और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, विलयन दे देगा वो आपको, फिर तनु और सांद्र की बात नहीं करेगा, केवल क्या दे देगा, विलयन। जब शुद्ध विलायक लिखा हो और यहाँ पर विलयन लिखा हो, तब भी प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा, विलायक से विलयन की ओर होगा, विलायक से किधर की ओर होगा, विलयन की ओर। तो यही डेफिनेशन जो हमने यहाँ लिखी है, इसी डेफिनेशन को हम लोग फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से, यहाँ पर हम लोग शुद्ध विलायक लिख देंगे, शुद्ध विलायक से किधर की तरफ, विलयन की ओर, अर्धपारगम में झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो इस बार जो हमने डेफिनेशन दी है वो किसके टर्म में दी है, शुद्ध विलायक और विलयन के टर्म में। पहली डेफिनेशन हमने किसके टर्म में दी थी, तनु विलयन और सांद्र विलयन के टर्म में, ठीक है। अगला देखिए, अगर यह विलयन तनु है, तो यहाँ पर बाष्प जो बनेंगी वो ज़्यादा बनेंगी। तो बाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। देखिए, तनु विलयन है तो यहाँ पर जो बाष्प का फिनोमिना है वह एक सतही फिनोमिना है, और यहाँ पर विलय के कण क्या होंगे, कम होंगे। विलय के कणों की संख्या क्या होगी, कम। यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया कि केवल और केवल सतह पर 3 विलय के कण हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सांद्र विलयन था, तो यहाँ पर सतह पर विलय के कणों की संख्या क्या होगी, अधिक। और विलय आपका कैसा है, अबाष्पशील है, और यह बाष्पित नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर जो बाष्पन दर्शाएंगे वो केवल और केवल हमारे पास कितने अणु हैं, 4 अणु हैं। और यहाँ पर जो बाष्पन दर्शाने वाले अणु हैं उनकी संख्या कितनी है, 7 है। तो जब यहाँ पर 7 अणु बाष्पन दर्शा रहे हैं तो यहाँ पर बाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। तो जो विलयन तनु है उसका बाष्प दाब क्या होगा, अधिक, और जो विलयन सांद्र है उसका बाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन बन जाएगी आपकी, वो बाष्प दाब के रेस्पेक्ट में बनेगी, ठीक है। देखो, गति फिर से इसी प्रकार होगी, विलायक के कण फिर से गति करेंगे, किधर से किधर करेंगे, अधिक बाष्प दाब वाले विलयन से कम बाष्प दाब वाले विलयन की ओर। तो क्या होगी हमारी डेफिनेशन, विलायक के कणों का अधिक बाष्प दाब वाले विलयन से कम बाष्प दाब वाले विलयन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है,
परासरण कहलाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन बना के दे सकता है कि परासरण होता है। तो ठीक है, तो जब वह पूछेगा आपसे कि परासरण होता है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह, और सबको पता है किससे होकर हो रहा है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर, एसपीएम से। ऑप्शन ए एसपीएम से होकर। ठीक है, ऑप्शन बी देगा आपको अधिक वाष्प दाब वाले विलयन से कम वाष्प दाब वाले विलयन की ओर विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह किससे होकर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर, एसपीएम से होकर। ठीक है, ऑप्शन बी उसने यह क्रिएट किया। ऑप्शन सी जो उसने दिया आपको, उसने लिखा शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं का या विलायक के कणों का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह एसपीएम से होकर, किससे होकर, एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर। और ऑप्शन डी दिया उसने ऑल ऑफ दीज। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि परासरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो परासरण के लिए आप लोग देख रहे हो कि परासरण में तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति होती है, वो भी विलायक के कणों की, और वह स्वतः प्रवाह होता है। इसका मतलब यह सही है बिल्कुल, ऑप्शन ए। परासरण में अधिक वाष्प दाब वाले विलयन से कम वाष्प दाब वाले विलयन की ओर गति होती है विलायक के कणों की, और वह भी किससे होकर, एसपीएम से होकर। इसका मतलब स्टेटमेंट बी जो हमें दिया है ये भी सही है। और तीसरा उसने दिया है हमें शुद्ध विलायक से विलायक के कणों का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, वो भी एसपीएम से होकर। तो इसका मतलब सी भी सही है। अगर ए बी सी तीनों सही हैं तो इसका मतलब डी तो ऑटोमेटिक सही हो गया। तो आंसर हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ये तीनों सही थे जो ऊपर लिखे हुए थे। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या सीख लिया, परासरण। अब अगर परासरण की बातचीत हो गई तब हम लोग क्या समझ सकते हैं, परासरण दाब समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, परासरण दाब की। देखिए क्या होता है परासरण दाब। यह अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई गई है यहाँ पर बीच में, एसपीएम। एक और हमने क्या भर दिया यहाँ पर, विलयन, अर्धपारगम्य झिल्ली के, ये विलयन है। अगर मैं विलयन लिख रहा हूँ तो दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, शुद्ध विलायक ले लेंगे। अदरवाइज मुझे फिर तनु और सांद्र विलयन लेने होते, तो हमने यहाँ पर विलयन लिखा है तो इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर शुद्ध विलायक। और आप लोग जानते हो कि शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर क्या गति करेंगे, विलायक के कण गति करेंगे। तो ये हो गई आपके विलायक के कणों की गति। इस तरीके से विलायक के कण क्या कर रहे थे, स्वतः ही गति कर रहे थे। जब स्वतः गति कर रहे थे तो यहाँ का लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यहाँ का लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि इसके ऊपर
एक दाब विलयन के ऊपर आरोपित है, जिसे हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो इसके ऊपर एक दाब पहले से आरोपित है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? वायुमंडलीय दाब। और यह वायुमंडलीय दाब इस पर भी आरोपित है, ब्लैक पर भी है, ठीक है, यह इस पर भी आरोपित है। इसका मतलब वायुमंडलीय दाब दोनों पर आरोपित था। अगर हम लोग बाह्य दाब आरोपित करें किसके ऊपर? शुद्ध विलायक के ऊपर। तो शुद्ध विलायक के ऊपर जब हम लोग बाह्य दाब आरोपित करेंगे तो विलायक के कण और तेजी से क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। जब और तेजी से गति करने लगेंगे तो हम लोग कहेंगे परासरण की क्रिया और तेज हो गई। जबकि परासरण दाब वह दाब होता है जो कि परासरण की क्रिया को रोक दे, जो कि परासरण की क्रिया को क्या कर दे? रोक दे। तो अब परासरण दाब मुझे अगर लगाना है तो ये बात कंफर्म हो गई, मैं शुद्ध विलायक पर आरोपित नहीं कर सकता, मुझे किस पर आरोपित करना पड़ेगा? विलयन के ऊपर। और विलयन के ऊपर हम लोग एक एक्स्ट्रा दाब यहाँ पर लगा रहे हैं जो कि बाह्य दाब है, जिसे हम लोग पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम लोग इस पाई को यहाँ पर लगाएंगे तो यह परासरण की क्रिया को क्या कर देगा? रोक दे। केवल और केवल क्या कर दे? परासरण क्रिया को रोक दे। इसका मतलब जो विलायक के कण किधर की तरफ गति कर रहे थे? विलयन की ओर, वह अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके इधर ना आ पाए और यहीं पर रुक जाएं। तो वह दाब जो हमने यह आरोपित किया है, जिसने परासरण क्रिया को रोक दिया है, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? परासरण दाब। तो क्या होगी हमारी डेफिनेशन? किस पर आरोपित किया है आपने परासरण दाब? विलयन पर। तो हम लोग डेफिनेशन लिखते समय क्या लिखेंगे? विलयन पर आरोपित, विलयन पर आरोपित, विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब, बाह्य दाब का मतलब एक्सटर्नली, जो कि हमने अप्लाइड किया, वह बाह्य दाब जो कि परासरण, जो कि परासरण की क्रिया को या परासरण के प्रक्रम को, परासरणिक क्रिया को रोक दे, रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी किसी बुक में कैपिटल पी से भी प्रदर्शित कर रखा है, तो आपको वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं, वो लिखेगा वहाँ पर कि ये परासरण दाब है। पर हाँ, हम लोग इसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? पाई से, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसे पाई से ही प्रदर्शित किया, इसीलिए यहाँ पे हमने सिंबल पाई यूज में लिया है। तो यह आपको समझ में आया कि परासरण दाब क्या होता है। यह किस पर आरोपित किया जाता है बेटा? विलायक पर। और विलायक पर आरोपित वह बाह्य दाब जो कि परासरण की क्रिया को क्या कर दे? रोक दे। बस परासरण क्रिया को रोक दे, उसी दाब को हम लोग क्या कह देंगे? परासरण दाब कह देंगे, ठीक है। आइए अब इस परासरण दाब की गणना किस तरीके से की गई होगी, किस तरीके से इसका फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव किया गया होगा, वह हमें देखना है। देखिए, इसके लिए दो अलग अलग नियम दिए गए परासरण के लिए। जो परासरण होता है आपका, परासरण दाब, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है और सांद्रता पर निर्भर करता है। तो जो पहला नियम दिया गया था परासरण दाब के लिए, वह यह दिया गया, उस नियम को हमने कहा बॉयल वन हाफ का नियम। और बॉयल वन हाफ के नियम में यह बताया गया कि पाई, परासरण दाब जो समानुपाती होता है यह C के होता है और स्थिर ताप पर, ठीक है। टेम्परेचर क्या रखना है आपको? कांस्टेंट रखना है। तो पाई समानुपाती हो जाएगा C के। इसका मतलब जैसे जैसे आप विलयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपको अधिक परासरण दाब आरोपित करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला गया? चार्ल्स, दूसरा जो नियम था वो था चार्ल्स वन हाफ का नियम। और चार्ल्स वन हाफ ने क्या बोला कि पाई समानुपाती होगा T के। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको परासरण दाब भी क्या लगाना पड़ेगा? अधिक लगाना पड़ेगा। पर इस केस में आपको क्या करना है? सांद्रता स्थिर रखनी है। तो स्थिर C पर सांद्रता को हमने क्या रख दिया? स्थिर रख दिया। यह है समीकरण फर्स्ट और यह समीकरण सेकंड। अगर हम लोग इन दोनों नियमों का एक संयुक्त रूप लिखें, संयुक्त रूप का मतलब समीकरण 1 व 2 को दोनों को एक साथ लिखें, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर तो पाई समानुपाती किसके हो जाएगा? C × T।
C इंटू टी, ये दोनों का संयुक्त रूप लिख दिया हमने एक साथ। जब संयुक्त रूप लिखा और यहाँ से हम लोग जो समानुपाती ये का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और जो यहाँ कांस्टेंट लिया गया वो लिया गया बेटा S, और ये C T, तो हम लोग इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं CST, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया पाई इक्वल टू CST, जहाँ S जो है यह क्या है, विलियन स्थिरांक, और विलियन स्थिरांक की वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गैसीय स्थिरांक की हुआ करती थी, गैस स्थिरांक की, और यह वैल्यू रहेगी 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इस स्थिरांक के मात्रक से यह बात पता चल रही है कि जो आपका परासरण दाब है वह हमेशा ATM में लिया जाएगा, या सॉल्व करके सदैव ATM में आएगा, क्योंकि आप इसके मात्रक को नहीं चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब मुझे जो यहाँ वैल्यूज रखनी है वह इस मात्रक के हिसाब से रखनी है। और अगर यहाँ पर आयतन की बात होगी तो आयतन ऑलवेज किस में लेना पड़ेगा आपको, लीटर में, और टेम्परेचर हमेशा किस में लेना पड़ेगा, केल्विन में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया पाई इक्वल टू CST, यह हो गया समीकरण नंबर 3। अब कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में सांद्रता नहीं देगा डायरेक्ट, और आपको क्या दे देगा, मोल दे देगा विलेय के। तो जब हमें मोल दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे, C इक्वल टू इस फॉर्मूले में N/V रख देंगे। C इक्वल टू N/V रखने पर तो यह फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा, पाई इक्वल टू N/V S इंटू टी। जब हमें विलेय के मोल दे रखे हों तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और विलियन का आयतन आपको यहाँ पर हमेशा किस में रखना पड़ेगा, लीटर में, और टेम्परेचर किस में लेना पड़ेगा, केल्विन में। क्लियर है पॉइंट, यह टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है, और आयतन हमेशा किस में लोगे, लीटर में। अगर आयतन आपको ml में दे रखा है पहले उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेना, अदरवाइज यहाँ पर ml में रिपोर्ट करके इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब देखिए अगर आपको मोल भी नहीं दे रखे हैं और आपको क्या दे रखी है, मात्रा दे रखी है विलेय की, तो जब विलेय की मात्रा दे रखी है तो मोल की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, W/M। W होता है दी गई मात्रा और M होता है विलेय का अणुभार। तो N इक्वल टू W/M रखने पर, और N इक्वल टू W/M जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई इक्वल टू W/M इंटू V लीटर, और इसके साथ साथ S इंटू टी, और यह फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई हो गया इन टर्म्स ऑफ जब हमें क्या दे रखी हो, विलेय की मात्रा दे रखी हो। तो बस आपको क्वेश्चन में जाकर यही चेक करना है कि आपको विलियन की सांद्रता दे रखी थी तो आप इस वाले फॉर्मूले को पुट कर सकते हो। अगर आपको विलेय के मोल दे रखे हैं तो आप इस वाले फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और अगर विलेय की मात्रा दे रखी हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। पर आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, केल्विन में, सांद्रता आयतन किस में लेना है, हमेशा लीटर में। यह चीज़ याद रखनी है, और जो आपका दाब आएगा कैलकुलेट करके वह किस में आएगा, हमेशा ATM में। ठीक, और इसमें एक हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि कहीं पर भी अगर R इंटू S इंटू 273 अगर आ जाए, S क्या है आपका, विलियन स्थिरांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0821। अगर आप इसका 273 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22.4। कितना आता है सॉल्व करने के बाद, 22.4। तो एक चीज़ आपने बिल्कुल फिक्स कर दी, कहीं पे S इंटू 273 है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 22.4। तो S इंटू कहीं पर अगर 546 आ गया तो आप लोग क्या लिख सकते हो, 44.8 लिख सकते हो। ठीक है, तो यह आपको वैल्यू याद रख लेनी है दोनों। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर हम लोग यहाँ समझ लेते हैं और इसका यूज भी हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.2 मोलर यूरिया विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमसे परासरण दाब पूछा गया है यूरिया विलियन का, और वो भी सांद्रता कितनी दे रखी है उसकी, 0.2 मोलर दे रखी है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, सबसे पहले इसमें हम लोग 273 ऐड करके इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में, और ये हो गया 273 केल्विन। उसके साथ साथ जो यहाँ सांद्रता थी, सांद्रता कहो या फिर मोलरता कहो एक ही बात है, तो सांद्रता कितनी है 0.2,
और ये होती है मोल पर लीटर, इसकी यूनिट। आपको एस की वैल्यू ऑलरेडी पता है 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। आपसे क्या पूछा गया है? पाई परासरण दाब। तो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, पाई इक्वल टू C इंटू एस इंटू टी। तो C की वैल्यू कितनी है 0.2, S की वैल्यू 0.0821 और T की वैल्यू कितनी है 273। तो मैंने अभी बताया था आपको कि इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यह कितना आता है 22.4। तो ये वैल्यू हमें सीधा सीधा याद थी, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी 0.2 इंटू 22.4। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 8 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 और 2 के बाद दशमलव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही है और एक ये दशमलव। तो ये हो गया आपका आंसर 4.48 ATM, क्योंकि हमने जो यहाँ पर S की वैल्यू डाली है उसमें दाब का मात्रक क्या लिया है ATM, इसीलिए पाई का मात्रक भी क्या आएगा ATM आएगा। ठीक, चलिए, तो मुझे लगता है कि इसी के साथ आपको यहाँ पर यह परासरण दाब समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।